प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस में है भारतीय संस्कृति। आज हम भारतीय संस्कृति की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति में ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक, पाणिनि आदि युग में न्याय व्यवस्था क्या थी। तो आज हम एक न्याय व्यवस्था को टिप्पणी के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, भारतीय धारणा के अनुसार न्याय का अधिष्ठात्री देवता है वरुण। वरुण को भारतीय न्याय व्यवस्था का अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। वह पापियों को दंड देता है और राजा में वरुण का निवास माना जाता है। अतः प्रजा में न्याय का वितरण राजा ही करता है। उस समय यह मान्यता थी कि पापियों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था का जो स्वरूप था उसे युग के अनुसार मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ। सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल में न्याय व्यवस्था। प्राचीन भारत में ऋग्वेद के काल में न्याय व्यवस्था का स्वरूप क्या था, उस समय कौन से कानून प्रचलित थे, इस संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में हमें इसके संबंध में कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। ऋग्वेदिक काल में राजा देश की संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु के स्वरूप था। वही देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेनापति और न्यायाधीश था। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि राजा ही पुरोहित तथा अन्य परामर्शदाताओं की सहायता से न्याय वितरण करता था। ऋग्वेद में पशुधन की चोरी, लेन देन के झगड़े, सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन और जुआखोरी में बेईमानी के उल्लेख अनेकानेक मिलते हैं। इन समस्त प्रकार के अपराधियों को राजा की ओर से दंड प्रदान किया जाता था। ऋण न अदा करने पर ऋणी मनुष्य को ऋणदाता की दास्तां स्वीकार करनी पड़ती थी। मृत्युदंड उस समय प्रचलित नहीं था। वैदिक साहित्य में कई स्थानों पर सभा नामक एक जन संस्था का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभवी वृद्धजनों की ये सभा पहले न्याय का कार्य करती थी। ऋग्वेद में एक स्थल पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के प्राणों के बदले उसके परिवार वालों को 100 गायें दी गई, अर्थात हत्या के बदले मानव जीवन के हरण की प्रथा नहीं थी, अपितु मृतक के परिवार वालों को कुछ धन देकर मुक्ति पाई जा सकती थी। वाद विवाद के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाले के लिए ऋग्वेद में मध्यमाशी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो वाद विवाद के बीच में पढ़ करके जो उन दोनों के मध्य सुलह करवा देता था उसको मध्यमाशी कहा जाता था। ऋग्वेद के बाद में आता है उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था क्या थी। उत्तर वैदिक काल में आकर न्याय व्यवस्था का रूप कुछ स्पष्ट हो गया था। पूर्व काल से प्रचलित सभा नामक जन संस्था अब पूर्ण रूप से न्याय संस्था का रूप ले चुकी थी। इस काल में इसका नाम था नरिष्ठा। नरिष्ठा का तात्पर्य उस सभा से है जिसमें बहुत से लोग एकत्रित होकर के एक बात कहें और उसका उल्लंघन दूसरे व्यक्ति नहीं करें। सभा में सभाचार होते थे, यानी कि निर्णायक जूरी, जो निर्णायक सदस्य थे वो होते थे। जो कुछ वृद्ध होते थे, यानी कि जो अनुभवी व्यक्ति होते थे, उन्हें निर्णायक बनाया जाता था। उसके बाद आता है पाणिनि युग। तो पाणिनि काल में न्याय व्यवस्था के बारे में आपको बताती हूँ कि पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें तत्कालीन न्याय व्यवस्था का परिचय मिलता है। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी है। पाणिनि के समय में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की न्याय व्यवस्था संगठित थी। न्याय के लिए पाणिनि ने अभ्रेष शब्द का प्रयोग किया है। अभ्रेष, ठीक है। उस समय बहुधा झगड़े स्थे यानी मध्यस्थ के द्वारा निर्णित किए जाते थे। अष्टाध्यायी में प्रतिभु अर्थात जमानत देने वाला व्यक्ति, परिवादक अर्थात गवाह, शपथ, दायाद, साहसिक्य अर्थात फौजदारी संबंधी अपराध, व्यावहारिक अर्थात कानून, दंड आदि न्याय संबंधी शब्दों का प्रयोग मिलता है। अपराधों में भ्रम हत्या, भ्रूण हत्या, शीर्षघात, स्तय यानी कि चोरी, डकैती, राहजनी आदि का उल्लेख भी हमें मिलता है।
छोटे छोटे अपराधों में प्राय अर्थदंड दिया जाता था। ये तो हो गई पाणिनि युग की न्याय व्यवस्था। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर से, तो हमें स्पष्ट होता था कि धीरे धीरे न्याय व्यवस्था का रूप संगठित हो गया था और स्पष्ट हो गया था। पाणिनि के बाद आता है सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था। पाणिनि के बाद सूत्र युग आता है, तो सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं कि सूत्रकाल में न्याय और दंड का कार्य प्राय राजा के ही अधीन हो गया था। गौतम सूत्र में भिन्न भिन्न वर्ण के अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की न्याय व्यवस्था का विधान पाया जाता है। वर्णगत उच्चता इस न्याय व्यवस्था में यहाँ तक हाथ था वर्णगत उच्चता का कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के साथ कोई अपराध के बिना कोई अपराध के दुर्व्यवहार करता था तो उसके लिए कोई दंड नहीं था, यानी कि वर्णगत उच्चता को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता था। पर शूद्र कोई अपराध कर देता था तो उसे वध दंड दिया जा सकता था, यानी कि यदि शूद्र कोई अपराध कर दे तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, लेकिन ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यद्यपि दंड राजा के अधिकार में था, तथापि इस समय दंड की व्यवस्था तथा उसके न्यूनाधिक होने का निर्णय धर्मशास्त्रों पर ही निर्भर था। न्याय व्यवस्था के लिए इस समय धार्मिक, तार्किक, कर्तव्यनिष्ठ, निष्पक्ष विद्वानों की धर्माधिकारी व्यक्ति के रूप में नियुक्ति होती थी, यानी कि धर्माधिकारी नामक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी जो राजा के अधीन रहकर कार्य करता था। लेकिन सूत्रकालीन व्यवस्था में हम देखते हैं कि वर्णगत उच्चता का अत्यधिक महत्व था। ब्राह्मण को उस समय कोई किसी प्रकार का दंड नहीं था, जबकि निम्न वर्ग को मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता था। प्राचीन धर्मशास्त्र और स्मृतियों में न्याय के लिए सभा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में लिखा है कि न्याय का विचार करने के लिए राजा शास्त्रों और मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ सभा में प्रवेश करे। शुक्र के अनुसार न्याय सभा के 3, 5 या 7 सदस्य होते थे। ये सदस्य विद्वान, धर्म को जानने वाले, सत्यवादी और पक्षपात न करने वाले होते थे। सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्णय किया जाता था। सामान्यतः न्याय सभा की अध्यक्षता तो राजा ही करता था, किंतु उसके अभाव में विद्वान ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता था। मनुस्मृति में उल्लेख भी है, यदा स्वयं ने कुर्यात नृपति कार्यदर्शनम तदा न्युंज्यात विद्वांसम ब्राह्मणम कार्यदर्शने। धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के विवादों का वर्णन किया गया है। मनु ने विवादों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया और तथा 18 प्रकार के विवाद बताए हैं। मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है: अर्थदंड, अंग विच्छेद, कारागृह और मृत्युदंड। सूत्र एवं स्मृति काल में हम न्याय व्यवस्था का वैज्ञानिक स्वरूप देखते हैं, यानी वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन हमें इस काल में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया गया है। अर्थशास्त्र को चूँकि राजनीतिक शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें न्याय व्यवस्था का उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होता है। सूत्रकाल के बाद आता है बौद्ध काल। तो बौद्धकालीन न्याय व्यवस्था देखते हैं। बौद्ध काल में न्याय एवं दंड व्यवस्था में पूर्व की अपेक्षा बहुत कुछ परिवर्तन हो गए थे। अपराधों के लिए दंड की कठोरता अधिक हो गई थी, किंतु क्योंकि व्यक्ति पुनः अपराध न कर सके तथा अपराधी के दंड को देखकर अन्य लोग भय के कारण आपराधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित न हो, इसके लिए छोटे छोटे अपराध के लिए भी अंग भंग आदि का दंड दिया जाने लगा था, यानी कि दंड व्यवस्था अत्यधिक कठिन हो गई थी। इस काल में कोड़े लगवाना, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाना आदि दंड भी दिए जाते थे। दंड में इतनी कठोरता होते हुए भी न्याय बड़ा निष्पक्ष होता था। अगला है मौर्य युग। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में देखते हैं कि मौर्य काल में दंड एवं न्याय व्यवस्था का आधार ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र बन गया था। इस काल की न्याय व्यवस्था का बड़ा विशद वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। मौर्य काल में गांवों के विवादों पर विचार करने के लिए गांव में पंचायतें स्थापित थी, जिनमें न्यायाधीश का पद गोप अथवा ग्रामाधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाता था। नहीं, सबसे प्रथम ग्रामीण स्तर पर गोप या ग्रामाधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाता था।
चोर अथवा चार पंचायत द्वारा गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यानी कि चोर अथवा चार को पंचायत के द्वारा ही गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। नगरों में कुछ न्यायालय होते थे जिनमें आसपास के 10 गांवों के विवादों का निर्णय किया जाता था। देखिए, गांव से ऊपर आता है नगर कि 400 गांव वालों नगर में एक द्रोणमुख होते थे। यानी कि नगरों में जो न्यायालय होते थे उनमें आसपास के 10 गांव सम्मिलित किए जाते थे और उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाता था। इसके ऊपर 400 गांव वालों नगरों में अर्थात द्रोणमुखों के न्यायालय थे। यानी 400 गांव वालों में द्रोणमुख होते थे, वहाँ उनके न्यायालय थे। उनके द्वारा बड़े और विस्तृत कार्रवाई को अंजाम दिया जाता था। इन सब के ऊपर स्थानीय अथवा जिले के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर साम्राज्य के 2 प्रदेशों के मध्य भाग में न्यायालय तथा इनके ऊपर पाटलिपुत्र के न्यायालय थे और सबसे ऊपर सम्राट का न्यायालय था। जहाँ कहीं भी न्याय नहीं मिल पाता था या न्याय की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो अंत में सम्राट ही उस न्याय का निर्णय करता था, जिसमें न्यायकर्ताओं के साथ बैठकर सम्राट व्यवहार पर विचार करता था। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में किया है। प्रथम धर्मस्थीय न्यायालय जिसका प्रधान न्यायालय धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था। द्वितीय न्यायालय था कंटक शोधन न्यायालय जिसका प्रधान न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। इस समय किसी अपराधी को दंड देने से पूर्व उसके अपराध का भली भांति विचार कर लिया जाता था। बड़े अपराधों को साहस कहा जाता था और छोटे साहस के लिए छोटा ही दंड नियत था, किंतु बड़े साहस के 3 भेद दिए जाते थे: प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। प्रथम साहस का दंड 48 से 96 पर्ण और मध्यम साहस का दंड 200 से 500 पर्ण और तथा उत्तम साहस का 500 से 1000 पर्ण तक दंड होता था। साधारण अपराधों के लिए साधारण दंड ही दिए जाते थे। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के 4 आधार थे। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन। उस समय सारे विवाद उक्त आधारों पर निर्णित होते थे। चाणक्य का मत है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दंड दे तो उसे तिगुना दंड स्वयं भुगतना पड़ेगा, अर्थात दंड भली भांति सोच विचार कर ही दिया जाता था। संक्षेप रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था निष्पक्ष एवं विवेक पर आश्रित थी। उसका पूर्ण रूपेण विकास हो गया था। तो इस प्रकार हम न्याय व्यवस्था को हम देखने से पता लगता है कि ऋग्वेद में जो न्याय व्यवस्था सामान्य थी उस वक्त अपराध भी इतने नहीं थे। वो धीरे धीरे उत्तर वेदी काल पाणिनि योग सूत्र युग में जाकर थोड़ी थोड़ी स्पष्ट और संगठित हो गई थी। और बाद में बुद्धकालीन न्याय व्यवस्था में तो क्या कहते हैं, दंड व्यवस्था न्याय व्यवस्था का इतना दृढ़ रूप हो गया था कि छोटे छोटे अपराध के लिए भी अंग भंग आदि दंड दिया जाने लगा। लेकिन मौर्य काल तक आते आते दंड व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ और भली भांति देख कर ही दंड व्यवस्था की जाती थी। यदि किसी धीर अपराधी को दंड दिया जाता था तो कौटिल्य ने स्वयं ही अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि इसके लिए राजा को तिगुना दंड स्वयं ही वहन करना पड़ता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम लेन देन के माध्यम से व्यवहार का निर्णय कर लिया जाता था, बाद में अर्थ के माध्यम से व्यवहार का निर्णय कर लिया जाता था और इसके बाद में दंड के माध्यम से ही व्यवहार का निर्णय किया जाने लगा, दंड और अर्थ दोनों के माध्यम से ही। तो हमारी भारतीय संस्कृति के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति के हमने जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में थे वो सारे पढ़ लिए हैं। तो द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के क्या कहते हैं सारे टॉपिक मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। अब आगे हम मनुस्मृति का अध्ययन कर ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मनुस्मृति के अध्ययन में आगे देखेंगे। बाकी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति होने के कारण सनातन संस्कृति रही है और आज भी भारतीय संस्कृति को उपाधि देता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, इसकी शिक्षा प्रणाली, क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था, इसकी न्याय व्यवस्था। इस तरह से भारतीय संस्कृति में काफ़ी ऐसे तत्व हैं जो आज भी हमारे जीवन में बहुत उपादेय हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने आपको
विस्तृत रूप से जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी है। अब आगे हम और अन्य जो बुक्स हैं तुम्हारे सिलेबस में उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी मनुस्मृति करंट में चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।